नमस्कार, पूछो इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल से। देखिए लोकसभा का जो चुनाव का शोर है वो कल थम चुका है। अब कल जो है 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है। बिहार में बता दें कि सबसे ज़्यादा आखिरी चरण में जो लोकसभा की सीट थी, हॉट सीट कहा जा रहा था, वो जहानाबाद था। और इस समय हम जहानाबाद में हैं और हमारे साथ चुनावी विश्लेषक के तौर पर विकास कुमार उर्फ मिक्कू जी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या है जहानाबाद का समीकरण और क्या होना है जहानाबाद में? उसके बाद हम बिहार पर आएंगे। पहले जहानाबाद से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको रह गई बात कि जहानाबाद का जो चुनावी सरगर्मी जो तेज है वो खास करके इसलिए हॉट सीट बन गया कि इस पर जब से आम चुनाव 1957 से शुरू हुई, उस समय से यहाँ जो चुनाव था वो यादव वर्सेस भूमिहार होते रहा। लेकिन पिछले चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से भूमिहारों को टिकट एनडीए के द्वारा काटने के बाद 2024 में पुनः वही पुनरावृत्ति की गई और जो 2019 में चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को टिकट दिया गया था, उनके द्वारा 2 काम बिल्कुल नहीं के बराबर किया गया। पहला काम तो उन्होंने जनता से किसी भी तरह का मिलना जुलना 5 वर्षों में काम नहीं किया, कनेक्टिविटी नहीं रहा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात रही कि एम्बुलेंस घोटाला जो 1640 करोड़ रुपए का है, उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि एम्बुलेंस घोटाला उन्होंने किया। इसके चलते यहाँ का जो चुनावी सरगर्मी थी, भूमिहारों का टिकट कटना, और पिछले जो निवर्तमान जो सांसद हैं माननीय चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के द्वारा किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य जो जहानाबाद को जाना जाए नहीं करने के चलते जनता में बहुत बड़ी आक्रोश थी। और उसी का परिणाम है कि जहानाबाद बिहार में आज हॉट सीट बना हुआ है। आपने देखा होगा पिछले दिनों की बड़े बड़े शख्सियत भी उतरे मैदान में। भूमिहारों को मनाने का सिलसिला जो लगातार जारी रहा, क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि इस सीट पर भूमिहार की लड़ाई हमेशा भूमिहारों ने लड़ते आया और लगभग 1957 से आज तक के जो भी चुनाव हुआ, लगभग 65 साल में, तो 35 से 40 साल तक हम लोगों ने सांसद रहा। भूमिहारों का इस क्षेत्र पे, इस सीट पे कब्जा रहा। यानी कि लड़ाई में या तो हमारी हार हुई या जीत हुई, हम रहे। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण था जो भूमिहारों में आक्रोश था, सीट ना मिलना। अच्छा, इस सीट पर अगर हम चुनाव लड़ते हैं, या हमारी कहने का मतलब है कि सारे लोग कहते हैं कि सब लोग वोटर हैं, तो भूमिहार भी उसमें एक वोटर है। तो भूमिहार की आबादी के हिसाब से यहाँ लगभग 3 लाख सीट वोट है। तो 3 लाख वोट के हिसाब से जो एनडीए जो चुनाव लड़ती है यहाँ, वो बेस वोट भूमिहारों का है। और एक तरफ जो आरजेडी चुनाव लड़ती है वो बेस वोट यादवों का है। तो बेस वोट पर अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमें कहाँ मिलेगी सीट? तो इसलिए भूमिहारों में आक्रोश था। और आक्रोश का कारण ही है कि यहाँ के जो अभी जो वर्तमान हालात और जो भूमिहारों की जो स्थिति है, उसके हिसाब से ये चुनाव एनडीए हारने जा रही है। हार जाएगी एनडीए। किसको देख रहे हैं मजबूती के तौर पर? मजबूती के तौर पर यहाँ जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनको चुनाव जीतना चाहिए। और अरुण कुमार को कैसे देख रहे हैं? वो तो भूमिहार हैं। देखिए, अरुण कुमार, माननीय अरुण बाबू यहाँ से 2 बार सांसद और 2 बार एमएलसी भी पूर्व में रह चुके हैं। उनकी ये जमीन पर 40 वर्षों से उन्होंने राजनीति किया है जहानाबाद का। तो अरुण बाबू को मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो धारा के विपरीत हैं। मतलब धारा का विपरीत कहने का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2 ही धारा है, एक इंडिया अलायंस है और एक एनडीए अलायंस है। तो जिस अलायंस में अगर आप नहीं रहिएगा तो अलायंस के खिलाफ में कोई भी वोटर आज खास करके बिहार में वो वोट देना नहीं चाहता है। जिस पार्टी के वो टिकट लेकर के आए हैं, बसपा, क्या उसका जनाधार नहीं है जहानाबाद में? बसपा का जनाधार है, लेकिन बसपा का उतनी बड़ी जनाधार नहीं है कि अरुण बाबू को सांसद बना दे। जैसे मैं आपको कम से कम 10 चुनाव का, जो भी यहाँ 4-5 चुनाव हुए, तो पिछला चुनाव में 19,000 वोट बसपा को आया था। उसके पीछे 2014 में 10,000 वोट बसपा को आया था। उसके पीछे भी जाइएगा तो लगभग 15 से 16,000 वोट बसपा को आया था। यानी कि 3-4 चुनाव का अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो बहुजन समाज पार्टी लगभग यहाँ 20,000 वोट लाती है। वही अरुण बाबू को 20,000
ये कैंडिडेट थोड़ा दमदार हैं, चर्चित कैंडिडेट हैं, पूर्व के सांसद रह चुके हैं, इनका कार्य क्षेत्र रहा है, 40 वर्षों से इन्होंने कुछ न कुछ काम किया है, हर गांव में हर लोग इनको जानते हैं, तो इनका कुछ वोट बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बोल इनको जिताऊ वोट बसपा के आधार वोट पर अरुण कुमार जीत नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं, ये तीसरे नंबर पे रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, भूमिहार के एक चेहरा युवा के तौर पर आशुतोष कुमार आए, लेकिन भूमिहारों का रुझान जो रहा आशुतोष कुमार पर केंद्रित हो गया, अरुण कुमार पर केंद्रित हो गया। क्या कारण रहा, युवाओं की तरफ क्यों नहीं गए? देखिए, उसमें दो कारण है। जो सबसे बड़ी कारण है कि जहानाबाद में भूमिहार जो राजनीति करते हैं, ये भूमिहारों की राजनीतिक राजधानी बोला जाता है। एक समय था कि जब यहाँ रामाश्रय बाबू हुआ करते थे, रामजतन बाबू हुआ करते थे, जगदीश शर्मा थे, डॉक्टर अरुण कुमार थे, इतना ही नहीं कि अखिलेश बाबू थे, स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद थे, अभिराम शर्मा थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो सत्ता में किसी भी व्यक्ति को मगरूर होने नहीं देते थे। अपनी बदौलत इन लोगों ने राजनीतिक राजधानी यहाँ बनाई, दबदबा रहा उन लोगों का। लेकिन अब ये लोग क्या चाहते हैं कि जितने भी हमारे जहानाबाद के जो नेता हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई नया युवा चेहरा आकर के यहाँ राजनीति करे। ये लोग चाहते हैं कि मेरा वंशवाद की परंपरा इन लोगों ने शुरुआत कर दी। अच्छा। जैसे जगदीश शर्मा अपना बेटा को ही चाहते हैं कि विधायक बने। अच्छा। अरुण बाबू चाहते हैं कि हमारे बाद मेरा ही बेटा रहे। अखिलेश सिंह को देख ही रहे हैं कि अपने खुद को सांसद हैं, उसके बाद में अपना बेटा को बार बार टिकट ले रहे हैं, कभी मुजफ्फरपुर से लड़ा रहे हैं तो कभी महाराजगंज से लड़ा रहे हैं। रामजतन बाबू भी अपने बेटा को चुनाव लड़ाए। यानी कहने का मतलब है कि कोई नया चेहरा ना आए, हम ही राजनीति करें, हमारा ही सिक्का चले, ऐसा इन लोगों ने बना दिया जहानाबाद को। अब बताइए कि इतने मजबूत लोग रहते भर में जहानाबाद में एक भूमिहार को टिकट नहीं मिलता है। क्या टिकट लेना और देना मेरा काम है? वोटरों का काम है वोट देना, नेताओं का काम है टिकट लेकर के आना। अगर आपने टिकट लेकर के आए हुए होते और हम वोट नहीं देते तो हमारी जिम्मेवारी थी, या भूमिहार में था कि किसी भूमिहार को कहते कि वोट नहीं दिया। आप टिकट लेकर के आइए, हम आपको वोट देंगे। और उसका परिणाम है कि आज तक के अभी 5 चुनाव में, यानी कि 2004 में गणेश प्रसाद यादव के जीतने के बाद 2009 से लगातार इस सीट पर भूमिहारों का कब्जा रह रहा है। पिछले बार भी अगर चंदेश्वर चंद्रवंशी जीते तो भूमिहारों के बेस वोट से जीते चुनाव से। एनडीए ने 3 सीट हमें दिया। एनडीए के कैंडिडेट 3 जगह से लड़ रहे हैं चुनाव, बेगूसराय, मुंगेर और नवादा। क्या वहां भूमिहारों का आधार वोट पर हम नहीं लड़ रहे हैं? क्या उन्होंने हमें मधेपुरा से लड़ाने का काम किया? क्या हमको किशनगंज से लड़ाने का काम किया? क्या हमको नालंदा से उन्होंने लड़ाया? नहीं ना लड़ाया। जहां मेरा आधार वोट है वही ना वो हमको टिकट दिए। तो जहानाबाद में भी मेरा आधार वोट है, हमको टिकट मिलनी चाहिए थी। हमारे नेताओं का कमी कहिए या जहानाबाद का दुर्भाग्य कहिए कि हमें सीट ना दे करके चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को दिया गया। उस समय भी भूमिहारों ने वोट दिया उनको, और भूमिहार वोट दे करके जिताया। लेकिन पुनरावृत्ति का नतीजा है कि आज वो चुनाव हार रहे हैं। लड़ाई हिस्सेदारी पर ही है ना। बिल्कुल, क्योंकि हम भी ग्राउंड रिपोर्ट हमने किया, लेकिन मुद्दे गायब थे। अगर पूछिए कि जहानाबाद का मुद्दा क्या है तो लोग कहने के लिए तैयार नहीं थे कि क्या है, नली गली की समस्या है कि रोजगार की समस्या है, ये नहीं कह रहे थे। अब लेकिन ये तो कह रहे थे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए जाति समीकरण पर। जहानाबाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको मैं बताना चाहता हूँ। जहानाबाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है अरबल मोड़ पर ओवरब्रिज। हाँ। हमारे समाज से सांसद रहे यहाँ 40 वर्षों तक के उन लोगों ने राजनीति किया। अरुण बाबू भी 10 साल सांसद रहे, जगदीश शर्मा भी 5 साल सांसद रहे। लेकिन एक ओवरब्रिज का समस्या इन लोगों ने आज तक समाप्त नहीं किया, जो कि हम इसको राजनीति का सबसे बड़ा जहानाबाद के लिए फेलोरिटी समझते हैं। इन लोगों ने राजनीति किया, लेकिन एक बहुत ही कहिए तो उसको जहानाबाद माने कि अरवल और कुर्था विधानसभा को जोड़ने वाला, जिसको लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर एक इन लोगों ने ओवरब्रिज तक के नहीं बनवा पाया। यही इन लोगों की सबसे बड़ी विफलता है राजनीति का। कास्ट बेसिस की बात करने लगे तो 2 जातियों का, 2 समाज का वोट, मुस्लिम और यादवों का वोट, एम बाई जो समीकरण है, जिस पर लालू प्रसाद यादव दंभ भरते हैं, तेजस्वी यादव दंभ भरते हैं, तो वो वोट 100% यानी कि मास वोट जिसको कहा जाता है, मास वोट आरजेडी को ही मिलेगा। वो भटकेगा नहीं, वो नहीं भटकेगा। अब 1-2 भटक जाए वो अलग की बात है। मास वोट आरजेडी को मिलेगा, और उसके बाद जो वोट है वो अलग है। लेकिन कोई मुस्लिम समुदाय के इक्का दुक्का, जो अरुण कुमार से मैंने कहा कि उनकी 40 साल से राजनीतिक जमीन रही है, उनका कुछ न कुछ किया हुआ कार्य है,
और उसके आधार पर कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है और वो हर समाज से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है अरुण बाबू कितना वोट ले आएंगे? मेरे हिसाब से अरुण कुमार को हम्म। 80 से 90 हजार वोट आना चाहिए। 1 लाख से वो नीचे रहेंगे। अच्छा, 1 लाख वोट से वो ज्यादा नहीं लाएंगे। वो 7 इलेक्शन जहानाबाद में लड़े हैं। 1998 से लगातार चुनाव लड़ते हैं अरुण बाबू। सबसे पहले समता पार्टी से उन्होंने लड़ा था 1998 में। 1999 में पुनः जब चुनाव हुआ तो इन्होंने जीत हासिल की। उस समय जदयू बन गई थी। 2004 में इन्होंने पुनः चुनाव लड़ा, हार गए चुनाव। अब 2009 में ये फिर आ गए लड़ने के लिए। उस समय जगदीश शर्मा को यहाँ टिकट मिला था। अच्छा, एमपी से। उनके खिलाफ लड़े थे। उनके खिलाफ में इन्होंने कांग्रेस से लड़ा था और मात्र इनको 48 हजार वोट आया था। ठीक ना। उसके बाद में 2014 में तो इन्होंने टिकट हासिल कर लिया। टिकट हासिल करके इन्होंने लड़ा, लेकिन उसके बाद पुनः जब यह सिटिंग एमपी था 2019 में, फिर इन्होंने लड़ा चुनाव, तो यहाँ इनको मात्र 35 हजार वोट आया। और उतना ही नहीं, इसके बाद जब यहाँ 2005 में नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार से इन्होंने बगावत करके और नालंदा में जाकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था एमपी का निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में। वहां भी लगभग इनको 60-62 हजार वोट आया था। कहने का मतलब मेरा है साफ है कि कोई भी जो कोर वोटर है वो या तो एनडीए के पक्ष में है या तो इंडिया अलायंस के पक्ष में है। निर्दलीय कैंडिडेट में अगर बात करते हैं वोटिंग की बात, तो बिहार में सबसे ज्यादा अगर किन्होंने सीट को डैमेज करने का काम किया है तो वो पप्पू यादव पूर्णिया से हैं। बाकी किसी भी कैंडिडेट में जो 40 सीट पर चुनाव जो हो रही है, किसी भी कैंडिडेट पर ये क्षमता नहीं है कि वो अपनी जमानत तक बचा सके। उसमें अरुण कुमार भी हैं। अच्छा, हम आ भी रहे थे बिहार पे। आपने फिर मैं थोड़ा सा जहानाबाद पे सबमिट कर लूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सुरेंद्र यादव का क्या लग रहा? पिछले मात्र 1700 से हार हुई थी उनकी, इस बार क्या लग रहा? सुरेंद्र यादव को हमारे हिसाब से लगभग इन साल 4 लाख वोट आना चाहिए। 4 लाख ले आएंगे। अब देखिए कैसे आएगा। वोट का एनालिसिस करने के बाद हमें समझ में आया कि जब अरुण बाबू के साथ सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे तो उनको 2,80,000 वोट आया था सुरेंद्र यादव को, ठीक है, 2014 में। और 3,24,000 वोट आया था अरुण कुमार को, ठीक है। लेकिन जब यही चुनाव जब होता है 2019 में, तो चंदेश्वर चंद्रवंशी को 3,33,000 वोट आता है और सुरेंद्र यादव को 3,32,000 वोट आता है। यानी कि अरुण कुमार के खिलाफ जब चंदेश्वर चंद्रवंशी के साथ जब सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं तो इनका वोट का जो फ्लक्चुएशन होता है वो 52,000 का हो जाता है। लेकिन चंद्रवंशी जी का जो फ्लक्चुएशन है, यानी कि एनडीए का जो फ्लक्चुएशन है, वो मात्र लगभग 1700-1800 वोट का है, 12,000 वोट का है। यानी कि 3,24,000 और 3,34,000 33,000 लगभग मैंने कि 9-10 हजार वोट का फ्लक्चुएशन होता है। तो अब इस बार जो चुनाव हो रहा है तो 3,24,000 तो उन्होंने वोट लाया ही, 3,32,000 तो वोट लाया ही, और 34,000 वोट यहाँ माले ने काटा था। अच्छा, जो माले अभी इनके गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो माले का जो बेस वोट है वो हमेशा लाती है, वो हमेशा लाती है। पिछले 5 चुनाव का आप इतिहास अगर उठा लीजिएगा तो सबसे ज्यादा वोट उनको 2004 में राजा राम जी लड़ रहे थे, उसमें लाए थे 75,000 वोट। लेकिन हमेशा वो 35,000 40,000 35,000 40,000 वोट लाते हैं। तो 40,000 वोट को और इंक्लूड कर दीजिए, तो 40,000 जब वोट जब इंक्लूड होगा तो समझ लीजिए कि 3,75,000 पर लगभग सुरेंद्र यादव पहुंच जाएंगे। और उनका जो वोटिंग जो पोलिंग होगा, उनका जो समुदाय का या उनके लोग का या उनके समर्थकों का, वो भूमिहार की अपेक्षा हाई जाएगा। और भूमिहारों का पोलिंग भी लो होगा और वोट भी बटेगा। तो यहाँ एनडीए को 2 हाथ से होने जा रही है। एनडीए को हरास क्या हो रहा है कि भूमिहार का वोट भी नहीं मिल रहा है और भूमिहार का पोलिंग भी कम होगा, उनका पोलिंग भी ज्यादा होगा और माले का समर्थन भी मिल गया। यानी रास्ता साफ है। इसलिए रास्ता हमारे हिसाब से साफ है। लगभग सुरेंद्र यादव को यहाँ 50,000 से ऊपर वोट का 1 लाख वोट से चुनाव जीतना चाहिए। यानी कि बिहार में एनडीए को जहानाबाद एक पहला सीट होगा जहां नुकसान है। हाँ, जहानाबाद सीट एनडीए लूज कर गई 100%। इसके अलावा आपका और कहां देखते हैं एनडीए कहां कमजोर है? एनडीए तो ऐसे बहुत जगह पर कमजोर है। पिछले बार जो 39 सीट इन्होंने जो जीता था, 39 सीट इस बार नहीं आने जा रही है। कितना का अनुमान लगा रहे हैं आप? इनको 30 के लगभग में सीट रहेगा, 1-2 प्लस या 1-2 माइनस। एनडीए 30 सीट ले आएगी। हाँ, 30 सीट ला रही है। यानी 10 सीट जो है, हाँ 10 सीट इंडिया गठबंधन लाने जा रही है। उसमें 1-2 प्लस माइनस होगा। एक मधुपुरा हो सकता है,
देखिए मधेपुरा की बात अगर किया जाए, काराकाट की बात किया जाए, पूर्णिया की बात किया जाए, जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव अब लड़े, तो उन्होंने दोनों को अभी संशय बना दिया है, डैमेज किया है, इंडिया गठबंधन को भी और एनडीए गठबंधन को भी। हो सकता है कि पप्पू यादव चुनाव जीत भी जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। काराकाट भी डैमेज होने जा रहा है इनका। पवन सिंह वहां है, राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत का वोट, चर्चित चेहरा है, नेम फेम चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको आसनसोल से टिकट भी दिया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं गए लड़ने। अब वो आके काराकाट में लड़ रहे हैं। काराकाट में जो लड़ने वाला जो प्रत्याशी है, आपको बता दें कि पिछला चुनाव में 1 लाख वोट से ऊपर लाया था माले, वहां भी। इस बार चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन से, सारा वोट सेंट्रलाइज है एक तरफ। उपेंद्र कुशवाहा के वोट को हरासा कर रहे हैं पवन सिंह। और उतना ही नहीं, अगर कास्ट बेसिस की बात करते हैं तो दोनों कोई कुशवाहा जाति से ही आते हैं। राजा राम सिंह जो लड़ने वाले हैं वो भी कुशवाहा है और ये भी कुशवाहा है। समाज के तौर पर अगर देखा जाए तो हो सकता है कुछ वोट में सेंधमारी कर लें, लेकिन मास वोट जो है वो पवन सिंह काट रहे हैं। जैसा कि लोगों से इधर उधर से समझ में या पता करने के बाद में स्टारडम है, या माने कि जो चुनाव का जो उनका माने कि जो चुनाव चल रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा रहे हैं। वहां भी नुकसान हो रहा है। वहां भी नुकसान। मगध में क्या देख रहे हैं? मगध बचा पा रहा है, इंडिया बचा पाएगी? एक तो जहानाबाद तो चला गया समझिए। मगध में जहानाबाद छोड़ करके 3 सीट इंडिया बचा रही है। बचा रही है। गए में जीताराम मांझी जीत रहे हैं। जीताराम मांझी। औरंगाबाद में भी सुशील सिंह जीत जाएंगे। इनको जो भी खतरा है जो उत्तर बिहार में है और जो सीमांचल का क्षेत्र है वहां पर इनको ज्यादा नुकसान होगा। मगध में कोई प्रभाव नहीं कर पाया, मगध में जहानाबाद को भी प्रभाव नहीं कर पाते अगर यहाँ से कैंडिडेट बदल जाता। इतना ही नहीं, इवन चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को छोड़ के कोई दूसरे चंद्रवंशी को अगर टिकट मिल जाता तो भी सुरेंद्र यादव चुनाव चेहरा अलग होना चाहिए था। नुकसान हुआ है कि इस चेहरे पे दोबारा आजमा लिया। हाँ, इसलिए कि इन्होंने 5 साल तक तो नीतीश कुमार की क्या मजबूरी हो सकती है कि इन पे फिर से आजमाया इन्होंने किस्मत? अब वो तो नीतीश कुमार समझे कि उनकी क्या मजबूरी थी। नीतीश कुमार तो बिहार में कहते हैं कि हम बेदाग चेहरा हैं, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ कहते हैं कि हम बेदाग हैं, लेकिन सृजन घोटाला उनके यहाँ हुआ। उनके समय में बहुत तरह का ऐसा घोटाला है। 1640 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला पेंडिंग है, फिर भी उस व्यक्ति को इन्होंने चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दे दिया। अब समझ लीजिए कि नीतीश कुमार कितना फेलियर आदमी है। तो आपने सुना, ये चुनावी विश्लेषण था और इन्होंने जो जहानाबाद का फैसला आपके समक्ष रख दिया है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।